नमस्कार दोस्तों। जब भी हम अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, हमको कुछ मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब मैन पावर या लेबर के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। या तो हम डेली वेजेस पे लेबर ला के अपना काम खुद करवाएं, या हम किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को लेबर रेट पे ठेका दे दें, या फिर हम विद मटेरियल किसी कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दे दें, यानी कि लेबर भी उसका और मटेरियल भी उसकी। अब दोस्तों, चाहे आप लेबर रेट पे कॉन्ट्रैक्ट दें, चाहे विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट दें, आपको दोनों ही सूरतों में अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक एग्रीमेंट करवाना पड़ता है, और वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर या अपने ठेकेदार के साथ में एग्रीमेंट करवाएं, तो आपको किन चीज़ों को दिमाग में रख के एग्रीमेंट करवाना चाहिए। इस वीडियो में मैंने हर छोटी से छोटी समस्याएं जो भी मैंने अपने आसपास की साइट अपनी साइट पर देखी है, उन समस्याओं को मैंने एक जगह नोट करके और सारी समस्याओं को इस वीडियो में डाला है कि किन किन चीज़ों पे आगे जाके विवाद मोस्टली होता है। तो दोस्तों, आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं साथ ही साथ, तो मेरा ये दावा है कि आप काफ़ी हद तक इन सब विवादों से बच जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल बाय डिटेल बताने वाला हूँ। क्या आपका काम रहता है, क्या कॉन्ट्रैक्टर का काम रहता है, हर तरह की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए अब सीधे चलते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से हमको एक ठेकेदार के साथ में एग्रीमेंट बनवाना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट में क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले इसमें नाम होना चाहिए क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर का, एड्रेस होना चाहिए क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर का, जिस जगह पे घर बनना है उसकी लोकेशन होना चाहिए, यानी कि उस जगह का एड्रेस होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर का, ठीक है। और जो मीडिएटर है, जिसने आप दोनों को मिलवाया है, उसका नाम, एड्रेस और उसका भी कॉन्टैक्ट नंबर एग्रीमेंट में होना चाहिए। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करें क्या होना चाहिए एग्रीमेंट में। तो नेचर ऑफ वर्क आपको ज़रूर लिखवाना है, जैसे कि ये रेसिडेंशियल है यानी कि हाउस है, या शॉप है, या फैक्ट्री है, या कोई दूसरी चीज़ है जैसे कि पानी की टंकी, वॉल वगैरह, शेड वगैरह, आप जो भी बनवा रहे हैं वो चीज़ आपको इसमें ज़रूर मेंशन करवाना है। इससे पता चलता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो रेसिडेंशियल है या कमर्शियल है। फिर फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको जो लिखवाना है, नंबर ऑफ़ फ्लोर्स। अगर मान लीजिए बेसमेंट है तो बेसमेंट लिखवाना है, ग्राउंड फ्लोर है तो ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर भी अगर है तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। अब मान लीजिए बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जो भी है, तो तीनों चीज़ें आपको लिखवानी है। मान लीजिए इसके ऊपर सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, जितना भी है वो क्लियर आपको एग्रीमेंट में ज़रूर लिखवाना है, ठीक है। इसके बाद जो दोस्तों आपको एग्रीमेंट में ज़रूर लिखवाना है वो ये कि फ्लोर वाइज रेट्स। जैसे कि मान लीजिए आपके ग्राउंड फ्लोर का रेट अगर 1500 है और आपकी बात हुई है कि फर्स्ट फ्लोर का भी रेट 1500 रहेगा, तो ये चीज़ आपको एग्रीमेंट में ज़रूर लिखवानी है। नहीं तो आगे जाके क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर आपसे कहेगा कि नहीं, फर्स्ट फ्लोर का तो मेरा 1600 रेट रहेगा, या फिर रहेगा 1550, ठीक है। अगर मान लीजिए रेट ऊपर बढ़ भी रहा है तो आपको वो ज़रूर बढ़वा के उसमें अगर जो बढ़ रहा है उतना आपको लिखवाना है। अगर नहीं बढ़ रहा है, आपकी बात हुई है जो रेट नीचे का है वही रेट ऊपर का है, तो ये चीज़ भी आपको एग्रीमेंट में ज़रूर लिखवानी है। नहीं तो आगे जाके इस वजह से आपको काफ़ी बड़ा नुकसान देखना पड़ सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको इसका एंट्री लेवल, जैसा कि मैंने बताया, ज़रूर लिखवाना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका शुरुआती जो फ्लोर है बिल्डिंग का वो बेसमेंट है, ठीक है, तो आपको लिखवाना है कि ये बिल्डिंग बेसमेंट से बनना शुरू हुई है, या ग्राउंड फ्लोर से बनना शुरू हुई है, या फर्स्ट फ्लोर से। अगर पहले से आपका मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, बहुत से लोग ऐसे भी बनवाते हैं कि 2-3 साल बाद फर्स्ट फ्लोर ऊपर बनवा रहे हैं, तो वो चीज़ आपको लिखवाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करते हुए चलना है एग्रीमेंट में। उसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है हमारा कि आपको कंप्लीशन टाइम ज़रूर लिखवाना है प्रोजेक्ट का। ये किस लिए लिखवाना है और क्या है ये? तो देखिए, ये क्या है कि जैसे कि आपने जनवरी 2023 में काम अपना शुरू करवाया, अब आपको ठेकेदार से एक एक्सपेक्टेड टाइम कि भाई आप किस महीने तक, कितने महीनों में हमको हमारा काम पूरा करके दे दोगे। देखिए, एक आध महीना ऊपर नीचे होता है, वो चीज़ें समझ आती है, लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर आपके काम के साथ साथ में और 4 काम लिए रहते हैं। कभी कभी इस वजह से ये होता है, सभी के साथ नहीं, लेकिन कुछ कुछ जगह पे ये ज़रूर होता है कि इस वजह से उनको लेबर की कमी हो जाती है। भाई अगर एक आदमी 10 जगह काम लेके रख रखा है, लेबर नहीं है, तो किसी न किसी का काम तो डिले होगा। तो इस वजह से फिर कभी कभी ये होता है कि आपका काम डिले हो रहा है, महीना महीना भर काम बन पड़ा हुआ है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर लिखवाते हुए चलना है कि कितने टाइम में जो है हमारा प्रोजेक्ट पूरा होगा। और अगर उतने टाइम में नहीं होता है, जैसा कि मैंने कहा, एक आध महीना ऊपर नीचे हो सकता है, वो ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा डिले ये हो रहा है
तो उसमें आपको फिर उस पर क्या करना है कि पेनल्टी के बारे में भी इस चीज़ को मेंशन करवाना है। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट बात आती है, कुछ जो हमारे फ्लोरिंग या हमारे जो अलग से आइटम होते हैं जैसे कि मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, ठीक है, इनका रेट आपको ज़रूर मेंशन करवाते हुए चलना है। ये जो है आपका जो टोटल रेट जैसे कि आपको 1500 रुपये बताया, तो ये उसमें इंक्लूड है या नहीं है। अगर नहीं है तो देखिए ये इसका कोई रूल नहीं होता कि इंक्लूड रहेगा या नहीं रहेगा। कुछ जगहों पे कॉमन चीज़ें चलती हैं, कुछ जगहों पे अलग हो जाती है ये चीज़ें। तो अगर नहीं है इंक्लूड तो आपको इनका रेट पहले से लिखवा के ज़रूर चलना है। एंड मोमेंट पे ये चीज़ें आपको तय भी पहले से कर लेना बेहतर है, ठीक है, कि आप मार्बल लगाएंगे या कोटा आपने पहले से तय करके रखेंगे तो आप कॉन्ट्रैक्टर से उसका रेट भी फिक्स करवा पाएंगे। अगर आप एंड मोमेंट पे तय करेंगे आपको महंगा मिलेगा, आपका काम डिले होगा। इससे अच्छा है पहले से तय करके उसका रेट ज़रूर एग्रीमेंट में लिखवा लें। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है क्या, तो जो स्टेयरकेस और छज्जा रहेगा, क्योंकि इन चीज़ों का रेट अलग से जोड़ते हैं ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर, तो इनका रेट भी आपको पहले से एग्रीमेंट में ज़रूर लिखवाना है, ठीक है। ये रेट अपने को तय करके पहले से क्यों लिखवाना है, क्योंकि आगे जाके ये है कि मान लीजिए आपका ज़्यादा पैसे चला गया, ठीक है, अब वो बोलेंगे इनमें एडजस्ट कर लो या इसके लिए आपसे अलग से पैसे मांगेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप पहले से इन चीज़ों का रेट तय करवा के रखें, जिससे कि आपको भी आइडिया रहे कि हमको कितना कॉस्ट इसमें जाने वाला है। चलिए फिर नेक्स्ट बात आती है हमारी क्या, अगर पानी की टंकी वगैरह आप बना रहे हैं, ठीक है, चाहे ब्रिक वर्क से बना रहे हैं यानी कि चाहे ईंट की चुनाई से बना रहे हैं, चाहे आरसीसी से बना रहे हैं, तो उनसे ये बात आपको पहले से करना है कि इस रेट में पानी की टंकी का रेट जो हमारा है वो इंक्लूड है या नहीं है। अगर इंक्लूड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कितना रेट रहेगा, ये चीज़ आपको मेंशन करवा के चलना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा कंपाउंड वॉल, ठीक है। कंपाउंड वॉल क्या होता है, जो घर के चारों तरफ हम बाउंड्री बनवाते हैं। आपको पूछना है कि बाउंड्री वॉल का रेट इंक्लूड है या नहीं है। अगर इंक्लूड नहीं है तो क्या रहेगा कंपाउंड वॉल की कंस्ट्रक्शन का रेट। फिर नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा वे ऑफ मेजरमेंट, यानी कि जो भी घर का मेजरमेंट होता है वो कैसे किया जाता है, उसका जो बिल आप बनाएंगे वो कैसे नापेंगे उसको। तो देखिए वे ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो डिफरेंट सिटी में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सबसे जो कॉमन जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ऑलमोस्ट सब जगह, और मैंने अभी तक यही देखा है, कुछ ही जगह पे अलग अलग देखा होगा, और जो सबसे एक्यूरेट भी है, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं है और सही तरीका जो है मेजरमेंट का वो है छत को नापना। जैसे कि मान लीजिए आप कॉन्ट्रैक्टर का अगर ग्राउंड फ्लोर का बिल बना रहे हैं, ठीक है, सबसे पहली मंजिल यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर है हमारा उसका अगर आप बिल बना रहे हैं तो ग्राउंड फ्लोर की जो छत डली है ऊपर आप उसको नापेंगे, और छत में आपका जो भी जितनी भी छत बाहर निकली हुई है दीवारों से, छज्जा वगैरह निकला है, बालकनी निकली है, वो भी इंक्लूड रहता है, यानी कि वो भी नपेगा। ऐसा नहीं है कि हम घर का एरिया अगर मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट है तो 1000 ही बनेगा, ऐसा नहीं। अगर छत बाहर निकली है तो छत नपेगी, और सबसे सही तरीका यही होता है। चलिए ये बात हुई वे ऑफ मेजरमेंट की, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। बाकी आपको पूरे वीडियो में कहीं से भी कोई भी डाउट लगता है आप लोग ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए नेक्स्ट आता है आप पेमेंट कैसे रिलीज़ करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो कुछ आपको एडवांस जो भी देना रहता है, जब भी आप वो एडवांस देंगे तो आप उसको एग्रीमेंट में मेंशन ज़रूर करवाएंगे। बिना एग्रीमेंट में मेंशन किए कुछ भी पैसे नहीं देना है आपको, सबसे पहली बात। अब आपका जब फाउंडेशन से लेके प्लिंथ लेवल तक का काम हो जाए तो आप जो टोटल अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है आपका उसका 20% उसको दे सकते हैं, ठीक है। स्लैब लेवल तक का काम हो जाए, मान लीजिए एक ही फ्लोर का घर है, ग्राउंड फ्लोर की छत आपकी डल गई, तो आप 40% पेमेंट रिलीज़ कर सकते हैं। जब आपका ब्रिक वर्क यानी कि चुनाई और डोर फ्रेम यानी कि चौखट लग जाए तो आप लगभग 55% तक रिलीज़ कर सकते हैं। प्लास्टर आपका हो जाएगा तो आप 70% रिलीज़ कर सकते हैं। फ्लोरिंग कंप्लीशन होने के बाद में आप 90% तक रिलीज़ कर सकते हैं। फ्लोरिंग मतलब हमारा जो भी टाइलिंग वगैरह का काम है, ठीक है, उसके बाद में आप 90% तक रिलीज़ कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स फ्लोरिंग तक 90% मैंने आपको बता दिया। फिर ओवरऑल कंप्लीशन होने के बाद यानी कि आपका जितना भी काम था सारा पूरा हो गया, ठीक है, बचा कुचा जो भी छोटी मोटी फिनिशिंग रहती है, कहीं पे देखिए घर बनते बनते क्या होता है बहुत सी जगह पे रिपेयरिंग भी आती रहती है, टूट फूट हल्की फुल्की चलती रहती है, तो ये सारी चीज़ें वो आपको करके दे देंगे। उसके बाद में आप 100% अप्रोक्सीमेट कॉस्ट का या जो भी टोटल कॉस्ट है वो 100% पेमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हर बिल पे जो मैंने आपको बताया ना 20% रिलीज़ कर दें, 30% रिलीज़ कर दें, ठीक है, हर बिल पे आपको क्या करना है, सिक्योरिटी डिडक्शन ज़रूर करना है। कितना? 5% का,
ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्टर की गलती की वजह से आगे जाके आपको कोई भी तोड़ फोड़ अगर करना पड़ती है, ठीक है, तो वो पूरे कंस्ट्रक्शन में अगर मान लीजिए कि कोई भी तोड़ फोड़, एक कॉलम ही मान लीजिए उसने बनाया, तिरछा डाल दिया, अब आपको भाई तिरछा तो घर में हम कॉलम रखेंगे नहीं, ठीक है, स्ट्रक्चर के हिसाब से भी ठीक नहीं है, तो हम उसको तोड़वा के दोबारा बनाएंगे। इसलिए हमको 5% पेमेंट रोकना ज़रूरी है, तो वो उसी से हमारा सारा रिपेयरिंग होगा। अब ये जो 5% हम रोक रहे हैं, ये रिलीज़ कब होगा, क्योंकि देना तो है। अगर कोई गलती नहीं है, बिल्कुल काम अच्छे से हुआ है, तो पैसे तो देना है उसको। ये कब रिलीज़ होगा, तो जो भी आपका इंजीनियर या आर्किटेक्ट है, आप उनकी घर का काम होने के बाद में एक फ़ाइनल विजिट करवाइए, या जैसे मान लीजिए आपने फाउंडेशन से प्लिंथ तक का 20% पेमेंट किया। अब जब अगली स्टेप आएगी, ठीक है, आपकी यानी कि स्लैब डल जाएगी, तो आप क्या कीजिए, अपने इंजीनियर की विज़िट करवाइए, उनसे देखिए कि फाउंडेशन से प्लिंथ तक सब कुछ ओके था, ठीक है, ओके था, या छत डलने के पहले ही करवा लीजिए, बाद में तो क्या ही करवाएंगे। ओके था तो इस 20% का आप सिक्योरिटी अमाउंट रिलीज़ कर सकते हैं। फिर अगले बिल पे आपको फिर से 5% रोकना है। तो ये चीज़ आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। और देखिए बीच बीच में ऐसा होता है कि मामा की तबीयत ख़राब है, मौसी की तबीयत ख़राब है, उस टाइम में आप पेमेंट अगर देना चाहें, आपकी इच्छा है तो आप दे सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि आपको इतना देखते हुए चलना है कि बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ना चला जाए, ठीक है। इतने बड़े काम में 5-7 हज़ार 10 हज़ार, हालांकि अमाउंट वो भी है, इतना ऊपर जाए समझ आता है, ज़्यादा अमाउंट एक्सेस देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए कुछ जगह पे क्या होता है, मान लीजिए कोई ऐसी गली है जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन होना है, जहाँ पे गाड़ी वगैरह नहीं जा सकती, बहुत सी जगह पे ऐसा हो जाता है। अब नहीं जा सकती तो हम क्या करते हैं कि उस गली के बाहर ही सामान को अनलोड करवाते हैं। तो ये चीज़ आपको क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर को पहले ही बता देनी है। और जो लीड है, ठीक है, जो सामान उठा के लाने का जो पूरा डिस्टेंस होता है हमारी साइड तक, वो हमारी लीड कहते हैं हम उसको। तो जो भी लीड है आपको वो लीड एग्रीमेंट में लिखवा लेनी है एक बेसिक, कि इतनी दूरी पे मटेरियल रहेगा। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर काम लेने के चक्कर में पहले हाँ कर लेते हैं और बाद में आपको बोलते हैं कि नहीं मटेरियल तो आपको लेबर लगवा के यहाँ पे ला के देना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी आप पहले ही लिखवा लें, ठीक है, कि कितनी दूरी पे आप साइड पे मटेरियल दे पाएंगे। अगर बिल्कुल पास में आ रहा है प्लॉट से तब तो ठीक है, अगर ज़्यादा दूरी पे है तो ये चीज़ की बात पहले ही कर लें आप। फिर दोस्तों नेक्स्ट आती है क्यूरिंग लेबर, ठीक है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्यूरिंग लेबर किसकी तरफ से रहेगी। वैसे देखिए मैं बेसिक सी बात बताऊं, जो क्यूरिंग होती है वो मकान मालिक को खुद को ही करना पड़ती है, या वो अपनी तरफ से लेबर लगा सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप में वैसे नहीं आता है, हो सकता है कुछ जगह पे आता हो, लेकिन अभी तक मैंने जहाँ पे भी काम देखा है ये सारा मकान मालिक के अंडर में रहता है। तो बहुत सी जगह ऐसा भी होता है कि कॉन्ट्रैक्टर अपनी लेबर लगा देता है और उसका पेमेंट हमें करना होता है, तो वो हमारे अंडर हो गई देखा जाए तो इसकी बात आपको कर लेना है। अगर उनकी तरफ से है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको लगवाना है, क्योंकि क्यूरिंग बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट आती है प्लिंथ फिलिंग की बात, जो कि एक्स्ट्रा अगर हो रही है तो देखिए मोस्टली 3 फीट तक का प्लिंथ लेवल होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप में पूरी फिलिंग जाती है। उससे ऊपर जा रही, जैसे मान लीजिए आपने तो 6 फीट का प्लिंथ लेवल रख दिया रोड लेवल से, तो जो भी, और मान लीजिए आपके एग्रीमेंट में 4 फीट का है, तो जो भी 2 फीट एक्स्ट्रा फिलिंग होगी उसका जो मटेरियल रहता है, उसका जो भी चार्जेस रहेंगे वो ओनर को पेड करना होते हैं। तो ये चीज़ भी आप पहले डिस्कस करके मेंशन करवा लें कि हमारा इतना प्लिंथ लेवल रहेगा, ठीक है। बहुत सी जगह ऐसा भी हो जाता है कि आपने 4 फीट प्लिंथ लेवल की बात की थी, बाद में कॉन्ट्रैक्टर बोलता है नहीं 3 फीट की बात हुई थी हमारी, तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर लिखवा लें। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है ये 2 लाइन जो आपके लिए बहुत काम आ सकती है, कि एक तो अगर कुछ भी आगे जाके छोटा मोटा विवाद होता है इतने के बाद भी, तो जो भी इंजीनियर या मीडिएटर हैं उन दोनों का जो डिसीजन रहेगा वो फाइनल रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर इंजीनियर और मीडिएटर की राय भी किसी मामले में सेम नहीं हो पा रही है, तो जो आपका इंजीनियर रहेगा उसका जो डिसीजन रहेगा वो फाइनल रहेगा। ये चीज़ें 2 आप लिखवा लेते हैं तो आप बहुत सारी जो हेडेक आपकी हो सकती है आगे जाके, उनसे आप बच सकते हैं। तो इसको भी इंक्लूड करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि एक कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा ये आपके लिए। बाकी आपको कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी और आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
साथ ही साथ फ्रेंड्स इसी तरह की हाउस कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई ऐसा वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।